पाठ्यवस्तु पठन एवं चिंतन के कुछ प्रश्नों को हमने पार्ट 1 में डिस्कशन किया और अब दोस्तों पार्ट 2 में भी हम कुछ प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं और एक वीडियो और आएगा। तो 3 पार्टों में दोस्तों आप कंप्लीट बुक यहां पर पढ़ पाएंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। और इस पेपर के बाकी यूनिट्स को देखने के लिए आपको सिंपली प्लेलिस्ट ऑप्शन पर जाना है। प्लेलिस्ट में आप वहाँ से 1 बाय 1 दोस्तों तीनों पार्ट को देख करके अपनी तैयारी आप अच्छी कर सकते हो। तो दोस्तों देखिए, इसमें पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पर आता है, पठन संबंधित योग्यताओं का विकास किस प्रकार से किया जा सकता है। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं पाठ्य सामग्री में निबंध के बारे में। निबंध प्रधान, भाव प्रधान, व्यंग्य एवं विनोद प्रधान, व्यक्तिपरक एवं विषयपरक निबंध। निबंध के विषय सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक समस्याओं से संबंधित निबंध, खोज एवं साहस से संबंधित निबंध, सरल मनोवैज्ञानिक निबंध, वैज्ञानिक निबंध और देश प्रेम एवं संस्कृति से संबंधित निबंध, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित निबंध, प्रकृति में संबंधित निबंध। इस तरह से पहला बिंदु है। दूसरा बिंदु है संस्मरण या शब्द चित्र। तीसरा बिंदु है आत्मकथा, जीवनी, डायरी, रिपोर्टाज, पत्र। चौथा बिंदु है नाटक, एकांकी, संवाद। पांचवा बिंदु है कहानी, चरित्र प्रधान, वातावरण प्रधान, समस्या प्रधान। छठा बिंदु है उपन्यास और सातवां बिंदु है कविता। देखिए, कविता में देश प्रेम, वीरता, नीति, भक्ति, प्रकृति वर्णन, जीवन दर्शन पर प्रबंधात्मक एवं मुक्तक दोनों प्रकार की शैलियों में लिखी गई कविताएं। उसके बाद में देखिए आगे भावात्मक गीत, छायावादी, रहस्यवादी एवं प्रगतिवादी कविताओं में से चुनी हुई कविताएं इसमें आती है। इसके बाद में देखिए अगला है यहाँ पर है अपेक्षित योग्यताएं। तो इसमें पहला बिंदु है व्यक्त पठन संबंधित योग्यताएं। तो शुद्ध एवं स्पष्ट उच्चारण के साथ पढ़ना, यथा श, श, छ, श, ध, 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 ध्य, इस्त, स्न, स्प की शुद्धता का ध्यान रखना। इस तरह के जो वर्ड है इनकी शुद्धता का ध्यान रखना। ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ की जो मात्रायुक्त ध्वनियां है उनकी शुद्धता का भी ध्यान रखना। इसके बाद में दूसरा बिंदु है विराम आदि चिन्हों का समुचित ध्यान रखते हुए पढ़ना। तीसरा बिंदु है उचित बल और आरोह अवरोह के साथ में पढ़ना। चौथा बिंदु है भावानुरूप एवं अवसर के अनुकूल पढ़ना। पांचवा बिंदु है श्रोताओं की संख्या एवं अवसर के अनुसार वाणी को नियंत्रित करना। उच्चारण एवं सुर में स्थानीय बोलियों का प्रभाव न आने देना। तो ये 6 बिंदु आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं। इसके बाद में बात करते हैं सेकंड, यहाँ पर देखिए मौन पाठन में। तो बिना होठ हिलाए पढ़ना, पठन गति में तीव्रता लाना, अध्ययन रुचि का विस्तार देखिए किस तरह से होगा। तो पहला बिंदु है इसमें पाठ्य पुस्तक में आए हुए कविताओं एवं लेखकों की अन्य भाषाओं को पढ़ना, कविताओं एवं लेखकों की जीवनी से भी परिचय प्राप्त करना। दूसरा बिंदु है पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त अन्य प्रकार की जो साहित्यिक रचनाएं हैं, जैसे सामाजिक समस्या प्रधान कहानियाँ, विचारात्मक एवं प्रेरणात्मक निबंध, वैज्ञानिक जो लेख निबंध है उनके बारे में बात करी गई है, जीवनियों व संस्मरणों को पढ़ना। तीसरा बिंदु है पाठ्य पुस्तक में पढ़ी हुई सामग्री के संबंध में उत्पन्न जिज्ञासा की तृप्ति के लिए साहित्यिक रचनाओं के अतिरिक्त अन्य विषयों की पुस्तकों को भी पढ़ना। चौथा बिंदु है स्वाध्याय की प्रवृत्ति का विकास होना, यथा समाचार पत्र, पत्रिकाएं, मनोरंजनात्मक साहित्य पढ़ना। पांचवा बिंदु है अच्छी सूक्तियों, कविताओं, गद्य खंडों का चयन करना और उन्हें कंठस्थ करना। तो ये कुछ बिंदु दोस्तों आपको इस प्रश्न में ध्यान रखने हैं। इसके बाद में अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आता है सहस्वर वाचन और मौन वाचन में अंतर को स्पष्ट करते हुए उनके सापेक्षिक महत्व को भी आपको समझाना है। वाचन या पाठन भी एक महत्वपूर्ण कौशल है। इसका अर्थ लिखे हुए तथा मुद्रित लिपि संकेतों को देख करके वाचन के मन में जो अर्थ बिंब बनता है वह वाचन कहलाता है। इसमें अर्थ ग्रहण होना आवश्यक है। वाचन के मुख्य 2 रूप जो सहस्वर वाचन और मौन वाचन होते हैं, दोनों के उद्देश्य, विधि, क्रिया, गुण तथा दोष भिन्न भिन्न होते हैं, अलग अलग होते हैं। यहाँ इनके अंतर को स्पष्ट किया गया है। तो देखिए, एक सारणी में यहाँ पर सहस्वर वाचन की बात करी गई है और दूसरी सारणी में यहाँ पर मौन वाचन को, दोनों को कंपेरिजन यहाँ पर किया गया है। पहला बिंदु देखिए, सहस्वर वाचन में शुद्ध अक्षरोच्चारण का विशेष महत्व है। दूसरी ओर देखिए, मौन वाचन में अक्षरोच्चारण के लिए कोई अवसर नहीं होता, परंतु छात्र को मनन व चिंतन करना पड़ता है। यहाँ पर दोस्तों दूसरा बिंदु है कि सहस्वर वाचन में ध्वनियों का बोध, उच्चारण की शुद्धता, उपयुक्त बलाघात, स्पष्टता, वाचन प्रवाह, स्वर में उतार चढ़ाव या रसात्मकता की प्रधानता होती है। जबकि दूसरी ओर मौन वाचन मन ही मन में किसी प्रकार की उच्चारण ध्वनि के ध्यानपूर्वक अध्ययन से है। यहाँ पर दोस्तों तीसरा बिंदु है सहस्वर वाचन व्यक्तिक तथा सामूहिक दोनों ही प्रकार से हो सकता है। मौन वाचन को दोनों प्रकार से किया जा सकता है। यहाँ पर दोस्तों चौथा बिंदु है सहस्वर वाचन में शरीर की सभी वाक इंद्रियां क्रियाशील रहती है। मौन वाचन में वाणी, जिह्वा और ओष्ठ आदि का सहारा नहीं लिया जाता, सिर्फ मन में पढ़ा जाता है। पांचवा बिंदु है कि सहस्वर वाचन प्राथमिक कक्षाओं के लिए अधिक उपयोगी रहता है, जबकि दूसरी ओर जो मौन वाचन है वो माध्यमिक और उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी रहता है। जो विद्यार्थी है अपने मन मन में पढ़ते हैं और जो प्राथमिक कक्षा के छोटे बच्चे होते हैं वो मन में नहीं पढ़ पाते हैं, अपना सहस्वर उच्चारण के साथ में यहाँ पर सीखते हैं। छठा बिंदु है सहस्वर वाचन 2 प्रकार से किया जाता है, शिक्षक द्वारा आदर्श वाचन तथा छात्र द्वारा अनुकरण वाचन। छात्र जो बोलता है सामने बोर्ड पे आकर के और फिर जो अन्य छात्र हैं वो उसका जो अनुसरण करते हैं, तो वो यहाँ पर बताया जा रहा है। दूसरी ओर देखिए, मौन वाचन भी 2 प्रकार से किया जाता है,
मगर छात्र द्वारा ही गंभीर वाचन तथा द्रुत वाचन। मौन वाचन में सिर्फ आपको मन में पढ़ना है और जो कुछ स्पीड से पढ़ते हैं, कुछ धीरे धीरे शब्दों को समझते हुए पढ़ते हैं, तो इस तरह से ये दो प्रकार का मौन वाचन है। यहाँ पर दोस्तों 7वां बिंदु है कि सस्वर वाचन में उच्चारण, लय, गति, उतार चढ़ाव पर ध्यान दिया जाता है, जबकि मौन वाचन में भाषा, व्याकरण, प्रसंग, साहित्य की विधाओं, शैली, चरित्र, भाव आदि पर ध्यान दिया जाता है। 8वां बिंदु है सस्वर वाचन में उच्चारण व वाचन संबंधित अशुद्धियां आसानी से जांची जा सकती है, जबकि मौन वाचन में इनका जांचा जाना संदिग्ध होता है। 9वां बिंदु है यहाँ पर सस्वर वाचन करने से छात्र की झिझक व संकोच की प्रवृत्ति दूर होती है तथा आत्मविश्वास बढ़ता है, जबकि मौन वाचन में झिझक का कोई भी अवसर प्राप्त नहीं होता है, मन मन में पढ़ता है। अब वो स्पीड से पढ़ रहा है या धीरे पढ़ रहा है, तो फिर वो दोस्तों उस पर डिपेंड करता है यहाँ पर। और यहाँ पर दोस्तों 10वां बिंदु आता है सस्वर वाचन में छात्रों को थकान शीघ्र होने लगती है, क्योंकि इसमें वाक यंत्रों पर अधिक जोर देना पड़ता है, जबकि दूसरी ओर मौन वाचन में थकान शीघ्र नहीं होती है, क्योंकि इसमें वाक यंत्रों का उपयोग नहीं होता है। 11वां बिंदु है सस्वर वाचन में छात्रों को अन्य छात्रों की गति से वाचन करना पड़ता है। मौन वाचन में छात्र को अपनी गति से ही वाचन करना पड़ता है। अब देखिए, मौन अगर आप मन में पढ़ रहे हैं तो अपनी अनुसार स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हैं, बट अगर सस्वर वाचन वहाँ पर हो रहा है तो क्लास, जो बाकी क्लास जिस तरह से पढ़ रही है, जिस तरह से उच्चारण कर रही है, उसी के साथ में आपको लय से लय मिलाते हुए उसी तरह से उच्चारण करना पड़ता है। 12वां प्रकार है सस्वर वाचन काव्य पाठ या कविता हेतु उपयुक्त है, जबकि मौन वाचन गद्य पाठ हेतु उपयुक्त है। 13वां बिंदु है सस्वर वाचन काव्य के भावानुकूल वातावरण के निर्माण हेतु किया जाता है, जबकि मौन वाचन भावों एवं विचारों के हृदयंगम हेतु किया जाता है। 14वां बिंदु है सस्वर वाचन में समय अधिक लगने के साथ साथ श्रम भी करना पड़ता है। मौन वाचन में कम समय में अधिक वस्तु ग्रहण हो सकती है। 15वां बिंदु है कि सस्वर वाचन में हाव भाव, मुद्रा एवं रुचि तथा खड़े होने के ढंग का विशेष महत्व होता है, जबकि दूसरी ओर मौन वाचन में छात्र की जो एकाग्रचित्तता रहती है उसका विशेष महत्व रहता है, तो उस पर स्वयं पर निर्भर करता है। 16वां बिंदु है कि सस्वर वाचन शिक्षण के लिए अनेक विधियों, प्रविधियों तथा माध्यमों का प्रयोग किया जाता है, जबकि मौन वाचन के लिए एक ही विधि, स्वाध्याय मौन का जो एकाग्रचित्त होकर के प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में अब बात करते हैं सस्वर वाचन एवं मौन वाचन के महत्व क्या क्या हैं। तो पहला महत्व है सस्वर वाचन शुद्ध उच्चारण, अनुसरण वाचन, लय, गति, आरोह अवरोह युक्त प्रवाह में वाचन आदि के लिए तथा मौन वाचन पठित अंश के भावों, विचारों को हृदयंगम करने के लिए उपयोगी होता है। दूसरा बिंदु है सस्वर वाचन छोटी कक्षाओं के लिए, कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए अनुकूल होता है, और मौन वाचन बड़ी कक्षाओं के छात्रों की क्षमताओं एवं मानसिक विकास के लिए उपयोगी होता है। तीसरा बिंदु है सस्वर वाचन छात्रों के संकोच को दूर करके उसमें आत्मविश्वास उनमें पैदा करता है, जबकि दूसरी ओर मौन वाचन जो है उन छात्रों में अवबोध का विकास करता है। चौथा बिंदु है सस्वर वाचन नाटक, संवाद, वार्तालाप, एकांकी और कविता आदि पाठों में उपयुक्त रहता है। मौन वाचन द्रुत पाठ, कहानी, उपन्यास और समाचार पत्र आदि पाठ्य वस्तुओं में उपयोगी रहता है। इसके बाद में पांचवा बिंदु है सस्वर वाचन शिक्षक तथा अन्य छात्रों को गति के अनुकूल वाचन में स्वतंत्रता देता है, जबकि मौन वाचन छात्रों की व्यक्तिगत क्षमता एवं गति के अनुसार वाचन करने में स्वतंत्रता देता है। जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि मौन वाचन में आप अपने अनुसार स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हो, आपके ऊपर खुद के ऊपर डिपेंड रहता है। बट अगर सस्वर वाचन वहाँ पर हो रहा है तो पूरी क्लास जिस स्पीड से बोल रही है, जिस स्पीड से उच्चारण कर रही है, तो क्लास के अनुसार आपको चलना पड़ता है, आप खुद की मनमर्जी वहाँ पर नहीं कर सकते हो। छठा बिंदु है सस्वर वाचन गद्य पाठों में शिक्षक के आदर्श वाचन के अनुकरण हेतु उपयुक्त होता है। गद्य पाठों में इसके अतिरिक्त यह वाचन भावानुकूल वातावरण के निर्माण में सहायक होता है। मौन वाचन कठिन शब्दों के अर्थ स्पष्ट करने के बाद संबंधित अंश के भावों एवं विचारों को समझने में सहायक होता है। इस तरह से दोस्तों कुछ इन प्रश्नों को आपको हमने पार्ट 2 में डिस्कशन किया, जिनको आपको याद करना है। ये पेपर आपका पाठ्य वस्तु पठन एवं चिंतन, जो दोस्तों हमने 2 पार्टों में कुछ प्रश्नों को डिस्कस किया, और इसका तीसरा पार्ट भी आएगा जिसमें आपको कुछ प्रश्नों को और हम बताने वाले हैं। तो तीनों पार्ट को देखने के लिए दोस्तों आपको सिंपली प्लेलिस्ट ऑप्शन पर जाना है और तीनों पार्ट को देख करके आप अपनी तैयारी को बेस्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।